नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी हजारीबाग में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग जिस प्रकार से पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे जो ज्वालामुखी, उसी टॉपिक को आज फिर हम लोग कवर करने वाले हैं, ज्वालामुखी संबंधित बातें। दोस्तों, हम लोग कल जो है ज्वालामुखी को अनेक भागों में विभक्त किए हुए थे, जिसमें से हम लोग कुछ चीज़ों को पढ़े हुए थे कि ज्वालामुखी क्या है, इसका उद्गार का कारण क्या है, इसकी क्रिया क्या है ना। तो इसी के आगे और सारे टॉपिक पर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो, पिछले वाले वीडियो, तो इस वीडियो को भी जरूर शेयर कीजिए। क्योंकि दोस्तों, अगर पिछले वाले वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि दोस्तों और इंटरेस्टेड हम लोग को इसमें बढ़ने वाला है। हम लोग को बारीकी से बहुत अच्छे तरीके से ज्वालामुखी के बारे में पढ़ रहे हैं। हम पूरा अभी जिस प्रकार से वर्ल्ड ज्योग्राफी को उठाए हुए हैं, उसी प्रकार से इंडियन ज्योग्राफी को भी पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हम पृथ्वी कांतिक संरचना को पढ़ रहे हैं, उसके बाद ज्वालामुखी को पढ़ रहे हैं, जिसमें से एक पार्ट लोग को हो चुका है। अगर आपको पहला पार्ट ज्वालामुखी वाला नहीं देखे होंगे तो जाएगा तो हम देख लीजिएगा, उसके बाद इस पार्ट को देखिएगा तब आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि दोस्तों, हमने कहा है आप लोगों को ऐसे कॉन्टेंट देंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट देंगे जो कि दोस्तों यूपीएससी जेपीएससी जो भी एग्जाम दीजिएगा आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हमने ये भी आप लोगों के साथ ये गारंटी हमने ये भी दिया है कि अगर आप लोग में से कोई भी, अगर आप लोग हो या कोई भी आपके भैया सब दोस्त में कोई भी होंगे जो ज्योग्राफी ऑनर्स से ग्रेजुएट किए होंगे, उन लोगों से पूछ देखिएगा इन सारी चीज़ के बारे में, उनको भी जानकारी नहीं होगी। जितने जानकार अच्छी तरीके से आप लोगों को हमने यहाँ पे जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, ये हमने बोर्ड पर लिख रखा है, क्योंकि दोस्तों हम लोग को पता है, हम लोग देख रहे हैं बहुत ही कम हम लोग को पास में नहीं है। अगर आप लोग 14 सुविधा आप लोग को बहुत जल्दी कर सकते हो, ऐसे कि आप जहाँ तक जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, कि इससे क्या होगा अधिक से अधिक लोग देखेंगे पढ़ेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, और साथ में धीरे धीरे हम आप लोगों के लिए कैमरे की व्यवस्था, हर एक चीज़ की व्यवस्था आप लोग कर देंगे, जिससे क्यों होगा कि अच्छी तरीके से पढ़ सकेंगे। आप लोगों को ये अगर वीडियो देख रहे होंगे, इसमें भी ये भी देख रहे होंगे कि वीडियो में जो है कि हवा बहुत ही गाड़ी की आवाज़ें आती हैं। अच्छा, जो इसमें जो आवाज़ जो है वो एक बार और रिपीट होता है, इसकी वजह से रूम खाली है। ठीक है, ये क्लास आपका जो है बहुत ये क्लास खाली है, खाली क्लास में ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो ना अच्छे तरीके से, तो इसे बेहतरीन तरीके से, तो दोस्तों एक बार आप लोग हमको भी सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिए तो हमको ऊर्जा मिलेगी, जिससे और आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से और बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से हम आप लोगों को वीडियो उपलब्ध करवा सकेंगे, और हम लोग जल्द से जल्द जो फिर लाइव भी पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ा। हमने दोस्तों कहा हम लोग जो ज्वालामुखी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से 3 टॉपिक का पढ़ रहे थे। उसमें से अगला टॉपिक हमने कहा था दोस्तों कि ज्वालामुखी से सब निकलने वाले पदार्थ कौन कौन से, इसके बारे में पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी से कौन कौन सा पदार्थ निकलता है। हमने कहा था जब ज्वालामुखी क्रिया होता है, जब ज्वालामुखी क्रिया होता है तो हमने बताया था दोस्तों कि इससे जो अनेक प्रकार की चीजें निकलती है, जैसे गैस, गला पदार्थ, ठोस पदार्थ, जलवाष्प, धूल राख वगैरह है, ये सारी चीज निकलती है। गैस निकलती है, गला पदार्थ हमने कभी बताया, ठीक है, जलवाष्प भी निकलता है, ठोस पदार्थ भी निकलती है, ऐसे धूल राख भी निकलता है। ये सारी चीजें जो है ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से जब होती है तो निकलती है। गैस के बारे में हम लोग देखते दोस्तों, तो गैस जो क्या होती है, गैस आपको पता होगा कि हल्की होती है। गैस क्या होती है, गैस जो है हल्की होती है, मतलब सबसे पतले यही होते हैं, सबसे पतला यही होता है, गैस होता है। जिसके बाद हम बता सकते हैं जो जलवाष्प जो है, जलवाष्प इसमें से जब ज्वालामुखी क्रिया होती है ना, तो 60 से 65% जलवाष्प निकलता है, 60 से 65% जलवाष्प से निकलता है। और इस क्रिया के माध्यम से जब गैस निकलती है दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि ज्वालामुखी क्रिया जब होती है कौन कौन से गैस निकलती है, तो जलवाष्प जो है 60 से 65% निकलती है, SO2 निकलता है, CO2 निकलता है, और नाइट्रस ऑक्साइड भी निकलता है। तो दोस्तों इस चीज को हमको याद रखना है कि कौन कौन से गैसें निकलती है। यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत सी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि कौन कौन सा गैसें निकलती है। यूपीएससी हो या जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, जो भी उसके सारे क्वेश्चन जो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आज करना दिमाग में सेव रखिएगा। ठीक है, कि कौन कौन से गैसें निकलती है। ये जब दोस्तों
इतने सारे जब निकलते हैं। अब हम लोग आते हैं कि गला पदार्थ होता है क्या। गला पदार्थ में कैसे पढ़ा कि गला पदार्थ कैसे होता है। ये जो गला पदार्थ जो कि पृथ्वी के अंदर से निकलता है, गला पदार्थ पृथ्वी के अंदर से निकलता है और पृथ्वी के अंदर से ये निकलता है तो इसको मैग्मा के रूप में निकलता है। पृथ्वी के अंदर से जिसको निकलता है वह मैग्मा के रूप में निकलता है। इसका निर्माण जो है अलग अलग रसायनों के माध्यम से होता है, ठीक है। इसका निर्माण जो अलग अलग रसायनों अर्थात चट्टानों के पिघलने से मैग्मा का निर्माण होता है। जब अलग अलग रसायनों का जब के माध्यम से जब मैग्मा का निर्माण होता है तो अक्सर से हम लोगों को ये निश्चित होगा कि इसकी जो है विशेषताएं भी अलग अलग है ना। अलग अलग रासायनिक चीजों से अगर बनेगा उसकी विशेषताएं अलग होगी, इसकी संरचना क्या होगी, अलग अलग होगी। तो दोस्तों ये गला पदार्थ हमने देखा। गैस क्या देखें सबसे हल्की होती है, जलवाष्प जो है 765% होती है। इसके साथ जो SO2 CO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। अब पृथ्वी के गला पदार्थ में हमने क्या देखा कि गला पदार्थ जो है ये पृथ्वी के अंदर से निकलता है ये मैग्मा के रूप में। और ये मैग्मा जो है अनेक अलग अलग रासायनिक पदार्थों को गलने के माध्यम से जो है इसका निर्माण होता है। जब अलग अलग रासायनिक माध्यम से जब निर्माण होता है इसका रासायनिक संरचना भी अलग होती है और इसकी विशेषताएं भी अलग होती है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दोस्तों कि लावा ये होता क्या है। लावा जो हमने कहा ये जैसे हमने आपको पढ़ा कि जब मैग्मा निकलता है तो जब बाहर आ जाता है इसी को कहा जाता है लावा। मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर से जब निकलता है पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो उसको लावा के रूप में लावा के नाम से जाना जाता है। ये लावा के बारे में लोग बताते हैं लावा का निर्माण लावा जो के बारे में लोग चर्चा कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी कहते हैं। ये किस प्रकार से क्या था कि इस प्रकार से काम हुआ, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये जो लावा है वो लावा इस सिलिका की अगर जिस लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है, जिस लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है उसमें वह जो है अम्लीय होता है। जिस लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है उसमें अम्लीय की मात्रा अधिक होती है और अधिक मात्रा होने की वजह से गाढ़ा जो है गाढ़ा और चिपचिपा होता है। गाढ़ा और चिपचिपा होता है और साथ साथ में जब गाढ़ा होने की वजह से ये अधिक विस्फोटक होता है। अधिक विस्फोटक होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में विस्फोट करता है जिसकी वजह से ये जो है बहुत ही बड़ों चीज़ों का निर्माण करता है जैसे ज्वालामुखी पर्वतों का भी निर्माण कर बैठता है। जब हमने क्या देखा लावा जो है जब अधिक मात्रा सिलिका की अधिक मात्रा होती है तो अम्लीय होता है, गाढ़ा और चिपचिपा होता है, विस्फोटक अधिक होता है और ये विस्फोटक अधिक होने की वजह से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करता है। अगर इसमें इसी में दोस्तों हम लोग देखें कि सिलिका की मात्रा अगर कम होती है, सिलिका की मात्रा अगर कम होती है तो ये बेसिक लावा का निर्माण होता है, ठीक है। बेसिक लावा का निर्माण होता है। ये पतला ज्यादा होता है, चिपचिपा कम होता है। पतला ज्यादा होता है और चिपचिपा कम होता है। ये कम विस्फोटक होता है और जिसकी वजह से कम दूर तक फैलता है, कम दूर तक फैलता है। अब बोले सर ये पतला हो तो अधिक दूर तक करना चाहिए और मोटा चीज तो कम दूर तक करना चाहिए। हम आप लोगों से पूछते हैं अगर आप बड़े से एक लोहे की कील को लीजिए उसको फेंकिए और फोम को लीजिए और उसको फेंकिए, कौन ज्यादा दूर तक जाता है? सेम एनर्जी लगाइएगा, सेम ऊर्जा लगाइएगा, ठीक है। तो क्या होता है अगर जो ज्यादा हल्की होती है ज्यादा दूर तक नहीं जाती, जो वजनदार होती है वही ज्यादा दूर तक जाती है। तो इसी वजह से क्या होता है कि अधिक दूर तक जाते हैं जिससे पर्वतों का निर्माण होता है। अगर ये जो है जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, जो पतला होता है, चिपचिपा कम होता है, कम विस्फोटक होता है, वह जो कम दूर तक फैलता भी है जिसकी वजह से पर्वत का निर्माण इससे नहीं होता है बल्कि पठार मैदानों का भी निर्माण होता है। जैसे कि हमारे झारखंड में जो पठार है ये है, ठीक है। जैसे कि कहा जाए और सारे पठार, दक्कन का पठार, ब्राजील का पठार, ब्राजील के बारे में जान रहे होंगे आप, है ना, और ये कोलंबिया का पठार। इस प्रकार से जो अनेक प्रकार के पठार का निर्माण हुआ है इससे ये पता चलता है कि लोगों ने क्या की सिलिका की मात्रा कम थी। ये बेसिक लावा था, पतला ज्यादा था, चिपचिपा कम था, कम विस्फोटक वाला वहाँ पे मैग्मा निकला हुआ था, कम दूर तक जिसकी वजह से फैला, ठीक है। अब लोग आते हैं धूल राख, ठीक है। ये वाला धूल राख के बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
धूल राख जो अगर देखेंगे कि अधिक होने से, अब धूल राख कैसे अधिक होता है देखिएगा। आप लोग दिवाली के मौसम में या किसी के शादी में देखते हैं कि क्या होता है कि पटाखे वगैरह फोड़ा जाता है। अगर पटाखे फोड़ा जाता है सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आवाज ही निकलती है, बल्कि उसी के साथ साथ बहुत सारी धूल राखें भी निकलती है। उसी प्रकार से जब यहाँ पे जब छोटी सी पटाखा जो मानव द्वारा निर्मित है उसके माध्यम से उतना राख धूल राख निकलता है। ये तो हमारा प्राकृतिक चीज है। यहाँ से जब धूल राख निकलती है, जब वो विस्फोट करता है, धूल राख निकलती है तो बहुत अधिक मात्रा में निकलती है। अब अधिक मात्रा में होने की वजह से क्या होता है, इसका विस्तार जो 50 किलोमीटर तक फैल जाता है। विस्तार जो है अगर अधिक मात्रा में धूल राख होती है तो विस्तार जो है 50 किलोमीटर तक फैल जाता है। और अगर ऊंचाई के स्तर पर देखेंगे तो इसका धूल राख की ऊंचाई जो है 15 से 20 किलोमीटर तक इसकी ऊपर से नीचे तक पूरा ले लेते हैं, पूरा घेर देता है 15 से 20 किलोमीटर ऊंचाई तक, और विस्तार देखिए 50 किलोमीटर तक यह घेर देता है। इससे क्या होता है, इतना बड़ा क्षेत्रों में घेर देता है, जिसकी वजह से एयर नेविगेशन जो है हमारा एयर नेविगेशन इसको प्रभावित कर बैठता है। जिसकी वजह से क्या होता है, इसी 50 किलोमीटर तक और विस्तार होता है, 15 से 20 किलोमीटर तक ऊंचाई को घेरता है, जिसकी वजह से अंधेरा वहां पे छा जाता है। इतना ज्यादा धुंधला होती है जिससे जो है सूर्य की प्रकाश भी वापस अंदर नहीं प्रवेश कर पाती है। इसकी वजह से वहाँ क्या होता है, अंधेरा होता है, और वहाँ पे उसके अंदर में गर्मी जो है कम होती है। जब धूप की मात्रा नहीं पड़ती है तो ये हम लोगों का निर्णय ये सभी को पता होगा कि जहाँ पे धूप नहीं पड़ता वहाँ पे गर्मी कम होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके अगर विस्फोटकता के आधार पर विस्फोट जो है, ये जो धूल राख जो है विस्फोटक के आधार पर होता है। जितना ज्यादा मात्रा में विस्फोट करेगा तो ज्यादा धूल राख होगा। अगर कम कसकर धूल अगर विस्फोट करेगा तो फिर कम है धूल राख निकलती है। जैसे हम लोग पटाखे फोड़ते जो ज्यादा कस के आवाज करता है उसमें ज्यादा धूल राख निकलती है, जो कम कस के आवाज करता है उसमें कम धूल राख निकलती है। ये जो धूल राख जो है लावा के रूप में निकलती है। इसको जो अगर इसमें अम्लीय या जो अम्लीय होता है तब जब जो सिलिका की मात्रा अधिक की होती है। तो हमने ये चीजें देखे दोस्तों कि निकलने वाला पदार्थ में से तो इतने सारे चीज गैस गला हुआ पदार्थ धूल राख, ठीक है, और एक लावा। अब हम लोग आते हैं कि ठोस पदार्थ है तो इससे क्या निकलता है, ठोस पदार्थ से क्या निकलता है। ठीक है, जलवाष्प पे हमने देखा जलवाष्प में कितना निकलता है, 60 से 65% निकलता है। एक बच गया हमारा ठोस पदार्थ से क्या क्या निकलता है, चलिए उसको भी पढ़ते हैं। ठोस पदार्थ, अब देखिएगा दोस्तों जब ठोस पदार्थ कभी अगर निकलती है तो क्या होता है, ठोस पदार्थ जब निकलती है तो ये बड़े बड़े ज्वालामुखी बमों का निर्माण करती है। बड़े बड़े ज्वालामुखी, ये बड़े बड़े टुकड़े निकलते हैं, बड़े बड़े टुकड़े, बड़े बड़े जो टुकड़े निकलते हैं तो ये क्या करती है, तो यह जो है ज्वालामुखी बम का निर्माण करती है। ज्वालामुखी बम का निर्माण करती है। अब जब बम अगर कहीं भी गिरता है तो क्या होता है, पर वहां के क्षेत्र को पूरा तहस नहस कर रखता है। तो ठोस पदार्थ जो है बड़े बड़े टुकड़ों में गिरता है, इससे क्या होता है, ज्वालामुखी बम का निर्माण होता है। इससे पदार्थ जो है पदार्थ जो है अधिक मात्रा में निकलती है। ठीक है, इसका पदार्थ जो है अधिक मात्रा में होता है, इसका आकार बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि ठोस पदार्थ जब कभी भी निकलता है बहुत बड़े टुकड़े निकलता है, ज्वालामुखी बम का निर्माण करता है। ठीक है, ज्वालामुखी बम का निर्माण करता है, जिसकी वजह से बहुत वहां के क्षेत्र को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है। हमने अगर हम लोग आपको पता होगा दोस्तों कि वहाँ पे जो गैसें निकलती हैं बहुत ही नशीली होती है, कुछ चीजें, जिसकी वजह से जहाँ अगर ज्वालामुखी निकलता है तो सरकार द्वारा वहाँ पे ये बोला जाता है कि कुछ दिनों के लिए वहाँ से उस स्थान को खाली कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, ताकि वहाँ के जो भी वातावरण संतुलित हो जाए, उसके बाद वहाँ पर जाया जाए।
क्योंकि वहाँ पे जो गैस है अनेक प्रकार के गैस निकलती है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य को भी बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक है, तो ये हमारा ठोस पदार्थ और ये हमारा निकलने वाला पदार्थ हुए। इसमें से कुछ एक दो पॉइंट है दोस्तों, जैसे हम आप लोगों को मैं बता देता हूँ। एक होता है दोस्तों प्यूमिस, इसी के साथ जो एक जो है प्यूमिस वर्ड होता है ना। प्यूमिस एक वर्ड है जिसको एग्जाम में पूछता है बार बार कि प्यूमिस किसको कहते हैं। तो दोस्तों प्यूमिस उसको कहते हैं जैसे जब पदार्थ जो निकलता है, ठोस पदार्थ जब निकलता है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो पत्थर होते हैं ना, छिद्र होते हैं, बहुत सारे पत्थरों में कई छिद्र होते हैं, तो उसी को प्यूमिस कहा जाता है। यह छिद्र वाला पत्थर क्या होता है, हल्का होता है। छिद्र वाला पदार्थ पत्थर जो हल्का होता है, इसीलिए कहा जाता है। जब रामायण के समय में जब इसको पुल बनाया गया था, राम सेतु बनाया गया था श्रीलंका जाने के लिए, तो उसमें कहा जाता है उसमें जो पत्थर का निर्माण हुआ था, इसी प्यूमिस नाम का पत्थर का निर्माण हुआ था। क्योंकि ये क्या होता है, हल्का होता है, जिसकी वजह से पानी के अंदर नहीं डूब पाता, इसीलिए कहा जाता है इसमें जो है प्यूमिस नाम का पत्थर का उपयोग किया गया था। प्यूमिस एक वर्ड हुआ। एक होता है पायरोक्लास्ट। पायरोक्लास्ट, ये पायरोक्लास्ट किसको कहते हैं, ये भी एग्जाम पूछता है। देखिए ये जो हमने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने बताया है, VVI है ये, ठीक है, ये सब जो है VVI है। कल यहाँ पर जो हमने बताया जल वाष्प वगैरह, ये भी दोस्तों VVI है। बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट करता है, जरूर से जरूर यहाँ पे दिमाग में इसको सेव करके रखिएगा, ठीक है। पायरोक्लास्ट उसको कहते हैं। जैसे कल हमने बताया था बेरिंग ऑफ जोन, जैसे बेरिंग ऑफ जोन किसको बोलते थे कि अगर चार में अगर बिस्किट को डालते हैं और तुरंत नहीं निकालते हैं तो क्या हो जाता है, तुरंत उसमें जब हम पिघल के वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। वैसे फिर दूसरा बिस्किट को डालेंगे, तुरंत उसको भी नहीं निकालेंगे तो क्या होता है, वो भी वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। जब इकट्ठा होते होते हो जाता है, उसको हमने कहा था बेरिंग ऑफ जोन के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब पदार्थें निकलती हैं, बहुत सारे जब मैग्मा निकलता है, जब बाहर लावा आता है, तो उसके माध्यम से बहुत सारे छोटे बड़े पत्थर आती, छोटे बड़े पत्थर आते हैं। तो छोटे बड़े पत्थर के जो संग्रह जब किया जाता है, उसी संग्रह को छोटे बड़े पत्थर के संग्रह को दोस्तों ये जो है पायरोक्लास्ट कहा जाता है। छोटे बड़े पत्थर के संग्रह को पायरोक्लास्ट कहा जाता है। एक होता है लिपली। अब ये लिपली क्या होता है, तो लिपली उसको कहते हैं जो हमने क्या कहा यहाँ पे छोटे बड़े पत्थर के संग्रह को, ठीक है, छोटे बड़े पत्थर के संग्रह को, ठीक है, संग्रह को क्लोरोप्लास्ट का बोले। प्यूमिस किसको बोले, जिस पत्थर में छिद्र होता है, छिद्र वाले पत्थर को प्यूमिस बोले। लिपली किसको बोलेंगे, वैसे पत्थर जो जब जिसमें ज्वालामुखी निकलता है, मैग्मा निकलता है, उसमें से जब ठोस पदार्थ निकलते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि छोटे छोटे पत्थर भी निकलते हैं, जैसे मटर के दाने जैसे वाले पत्थर भी निकलते हैं। तो जो मटर के दाने के आकार में जो पत्थर होते हैं उसी को लिपली कहा जाता है, ठीक है। हमने तीन चीज बताया, प्यूमिस, लिपली, पायरोक्लास्ट, ठीक है। ये चीज समझ में आया होगा। तो एक चीज मैं और आप लोगों को बताता हूँ, याद रखिएगा, सब बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। एक होता है यहाँ पे ब्रेसिया। एक ब्रेसिया होता क्या है, तो दोस्तों हमने क्या देखा, प्यूमिस छिद्र वाले पत्थर, लिपली छोटे छोटे आकार वाले पत्थर, पर ये पायरोक्लास्ट छोटे बड़े वाले पत्थर के संग्रह को पायरोक्लास्ट। ब्रेसिया उसको कहते हैं जब ज्वालामुखी निकलता है, लावा निकलता है, तो बहुत सारे पत्थर ऐसे होते हैं जो तीन कोना करके निकल जाते हैं। तीन कोना के टुकड़े वाले पत्थर को ब्रेसिया कहा जाता है। क्या बोले कि जब ज्वालामुखी निकलता है तो उसके साथ साथ में तीन कोने वाले पत्थर निकलता है, उसी को ब्रेसिया के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये हमारा जो है एक चीज हमने पढ़ा निकलने वाले पदार्थ। अब जो है कुछ एक दो क्लास और हो गया, आप लोगों को दो क्लास हो चुका है ज्वालामुखी का, दो क्लास और होगा, उसके बाद हमारा जो है ज्वालामुखी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। ये दोस्तों आप लोगों को ताकि इस प्रकार का वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके, है ना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।